न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मीनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है शाम की खबरों में। तो चलिए डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। यशोधरा नगर में राशन घोटाला और जुए का अड्डा बेनकाब, मुख्य आरोपी मोनू पठान फरार। नंदनवन में पुलिस ने बिहार में हत्या कर फरार आरोपी को नागपुर से दबोचा। मानकापुर पेट्रोल पंप के पास आग लगी, दमकल की गाड़ियां मौके पर। नागपुर शहर में एक गंभीर राशन घोटाले और अवैध जुए के अड्डे का खुलासा हुआ, जिसे स्थानीय पुलिस की उपेक्षा के चलते काफी समय तक चलने दिया गया। यशोधरा नगर क्षेत्र में मोनू पठान नामक व्यक्ति पर आरोप है कि वह राशन की कालाबाजारी कर रहा था और उसका नाम कई गंभीर अपराधों में पहले से ही शामिल है। आश्चर्यजनक बात यह है कि पुलिस की नाक के नीचे ये गतिविधियां चलती रही, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। सूत्रों के अनुसार मोनू पठान और उसका भाई राशन घोटाले में शामिल थे और ये गोरख धंधा उनके द्वारा बड़ी चुपके से चलाया जा रहा था। इस घोटाले में बिचौलिए के जरिए गरीबों का राशन उनके हक से छीना जा रहा था और उसे खुले बाजार में ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा था। इस सब के बावजूद पुलिस ने अब तक कोई सख्त कदम नहीं उठाया है। इसके अलावा यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन से चंद कदमों की दूरी पर रूस्टम क्लब नामक स्थान पर खुलेआम जुए का अड्डा चलाया जा रहा था। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद ये अवैध गतिविधियां बिना किसी रोक टोक के चल रही थी। सूचना के अनुसार हाल ही में जब पुलिस की यूनिट 5 ने मैच की बैटिंग करने वालों को पकड़ा और इस बारे में मोनू पठान के लिए काम करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, तो बाद में यशोधरा नगर पुलिस ने कथित तौर पर रिश्वत लेकर उन्हें छोड़ दिया। इस घटनाक्रम ने स्थानीय लोगों में पुलिस के प्रति नाराजगी और आक्रोश को जन्म दिया है। वर्तमान में मुख्य आरोपी मोनू पठान फरार है और शहर के कमिश्नर ने पूरे शहर में अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करने का दावा किया था, लेकिन यशोधरा नगर में हो रही इस घोर अनियमितता पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। स्थानीय लोग अब प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और मोनू पठान की गिरफ्तारी की उम्मीद लगाए हुए हैं। नंदनवन पुलिस ने बिहार के दाजीपुर में प्रॉपर्टी विवाद के चलते हत्या करने वाले आरोपी को नागपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या की थी और वारदात के बाद फरार होकर नागपुर आ गया था। पुलिस को जानकारी मिली थी कि वो पैंथर नगर में छिपा हुआ है, जिसके बाद नंदनवन पुलिस ने वहां छापा मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया। 42 वर्षीय मोहम्मद आलमीगर, जो दाजीपुर का निवासी है, मोहम्मद शबीर आलम नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों के बीच किसी संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था और इस विवाद ने हिंसक रूप लिया। हत्या करने के बाद आरोपी नागपुर के वाथोड़ा रोड स्थित पैंथर नगर में अपनी बहन के घर में छिप गया। बिहार पुलिस ने इस मामले की जानकारी नागपुर पुलिस में साझा की, जिसके बाद नंदनवन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की। छापे के दौरान पुलिस ने मोहम्मद आलमगीर को गिरफ्तार किया और उसे बिहार पुलिस के हवाले कर दिया, जहां उसके खिलाफ आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। नंदनवन थाना के प्रभारी जयवंत पाटिल ने बताया कि आरोपी को बिहार पुलिस के हवाले कर दिया गया है और इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। नंदनवन पुलिस स्टेशन के डिटेक्शन स्टाफ को गुप्त बातमी दौर में ऐसा एक इंफॉर्मेशन मिला, बिहार राज्य में वैशाली जिले का थाना हाजीपुर, यहाँ पे एक आरोपी ने 3 मई को बंदूक से फायर करके का खून किया और वो भाग के नागपुर में आया है। ऐसा इंफॉर्मेशन मिलने के बाद उन्होंने हमें बता दिया। वो इंफॉर्मेशन जौनपुर के डीसीपी माननीय रश्मिता राव मैडम और एसीपी सक्करदरा हिवरे सर इनको हमने दे दिया। उनके मार्गदर्शन में हमने टीम वहाँ पे रवाना किया। तो जो आरोपी नाम है मोहम्मद आलमगीर अंसारी, वो वहाँ से बंदूक से फायरिंग करके यहाँ उसकी एक बहन रहती है वाटोड़ा, पैंथर नगर वाटोड़ा रोड में, वहाँ वो आया था। उसको वेरीफाई करके ताबे में ले लिया और बाद में बिहार में संपर्क करके ऐसा आरोपी पकड़ा है, उनको इन्फॉर्म किया। उनकी टीम कल आई और उनके अभी ताबे में दे दिया है। आगे की कार्रवाई बिहार पुलिस कर रही है। अब डालते हैं नजर हमारी अगली खबर। नागपुर के मानकापुर इलाके में स्थित पेट्रोल पंप के पास आज अचानक आग लगने की घटना सामने आई है।
स्थानीय सूत्रों के अनुसार आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गई गाड़ियां मौके पर रवाना हो गई और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है और लेकिन पेट्रोल पंप के पास आग लगने से वहां अफरा तफरी मच गई। आसपास के इलाकों में धुआं फैलने के बाद लोगों ने पुलिस और दमकल विभाग को सूचित किया। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाने के लिए प्रयास तेज कर दिए और आसपास के क्षेत्रों को सुरक्षित किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह के बड़े हादसे से बचा जा सके। फिलहाल इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन स्थिति पर नजर रखी जा रही है। आग की वजह से पेट्रोल पंप के आसपास के व्यवसायों और सड़कों पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित हो सकता है। पुलिस और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने में जुटे हुए हैं। आग की वजह अभी तक उसकी जांच जारी है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गई गाड़ियां मौके पर रवाना हो गई और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है और लेकिन पेट्रोल पंप के पास आग लगने से वहां अफरा तफरी मच गई। आसपास के इलाकों में धुआं फैलने के बाद लोगों ने पुलिस और दमकल विभाग को सूचित किया। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाने के लिए प्रयास तेज कर दिए और आसपास के क्षेत्रों को सुरक्षित किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह के बड़े हादसे से बचा जा सके। फिलहाल इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन स्थिति पर नजर रखी जा रही है। आग की वजह से पेट्रोल पंप के आसपास के व्यवसायों और सड़कों पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित हो सकता है। पुलिस और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने में जुटे हुए हैं। आग की वजह अभी तक उसकी जांच जारी है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गई गाड़ियां मौके पर रवाना हो गई और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है और लेकिन पेट्रोल पंप के पास आग लगने से वहां अफरा तफरी मच गई। आसपास के इलाकों में धुआं फैलने के बाद लोगों ने पुलिस और दमकल विभाग को सूचित किया। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाने के लिए प्रयास तेज कर दिए और आसपास के क्षेत्रों को सुरक्षित किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह के बड़े हादसे से बचा जा सके। फिलहाल इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन स्थिति पर नजर रखी जा रही है। आग की वजह से पेट्रोल पंप के आसपास के व्यवसायों और सड़कों पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित हो सकता है। पुलिस और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने में जुटे हुए हैं। आग की वजह अभी तक उसकी जांच जारी है। दर्शकों, अब बढ़ते हैं आगे हमारी अगली खबर के साथ। हाल ही में हुए एक हवाई हमले को लेकर मृतक अतुल मोने की पत्नी अनुष्का मोने ने भारतीय सरकार और सेना को धन्यवाद दिया। अनुष्का ने कहा कि यह हवाई हमला एक आवश्यक कदम था और इसके लिए वो भारतीय सेना की बहादुरी और सरकार की कार्रवाई की सराहना करती है। अनुष्का ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जो हवाई हमला हुआ वो सही था। हमारे देश की सुरक्षा के लिए यह कदम बेहद जरूरी था। हम भारतीय सेना और सरकार के आभारी है कि उन्होंने आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। इस हमले ने हमें सुरक्षा का एहसास दिलाया। अतुल मोने जो एक प्रतिष्ठित समाज सेवी और स्थानीय नागरिक थे, उनकी मृत्यु एक आतंकवादी हमले में हो गई और इस घटना ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डुबो दिया। अनुष्का ने कहा कि इस दुखद घटना के बाद उन्हें अपने पति की यादों को सम्मानित करते हुए देश की सुरक्षा के लिए उठाए कदमों की सराहना करना जरूरी लगा। वो आगे बोली कि हमारे देश की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और हमें गर्व है कि भारतीय सेना ने समय रहते कदम उठाया। इस बयान ने सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से व्यापक ध्यान आकर्षित किया है और अनुष्का मोने के साहस और समर्थन की काफी सराहना की जा रही है। भारतीय सेनेने आता जो स्ट्राईक केला, 9 मिसाईल सोडले दहशतवाद्यांच्या ह्याच्यावर, तर ते ऐकून खूप बरं वाटलं की त्यांनी बदला घेतला या त्यांच्या ह्याचा। आणि पहलगाममध्ये ज्यांनी अतुल आणि त्याच्याबरोबर अजून ज्या 26 जणांनी बलिदान दिले, त्यांच्या आत्म्याला पण शांती लाभली असेल आता। आणि भारत सरकारने जे काही बदला घेतलाय त्यावर त्यांचे आभारच आहेत। आणि ही त्यांनी आता सुरुवात केली। दहशतवादाचं त्यांनी मूळ नष्ट करावं अशी माझी इच्छा आहे। आम्हाला रात्री 3 वाजता कळालं की असा हमला केला आहे इंडियाने मिसाईल सोडून पाकिस्तानवर। तर हे ऐकून खूपच आनंद झाला मला की भारत या जी घटना झाली पहलगाममध्ये त्यावर त्यांनी खूप लगेच ॲक्शन घेतले आणि घेत आहे। ऑपरेशन सिंदूरचा आज जो स्ट्राईक होता तो सक्सेसफुल होता आणि पुढेही सगळं व्यवस्थित हो आणि आम्हाला जस्टिस मिळो हीच आमची इच्छा आहे। अब दर्शकों बढ़ते आगे अगली खबर के साथ।
कांग्रेस नेता नितिन राउत ने हाल ही में हुए हवाई हमले और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया है। राउत ने कहा कि ये युद्ध देश का युद्ध है और कांग्रेस पार्टी ने इस युद्ध का पूरी तरह समर्थन किया है। उन्होंने कहा ये युद्ध सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि देश की सुरक्षा और स्वाभिमान से जुड़ा मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी ने इस युद्ध का समर्थन किया और हम अपने सैनिकों के साथ खड़े हैं। भावनात्मक माहौल बनाना और ये कहना कि हम देश के लिए लड़ेंगे, ये दो अलग अलग बातें हैं। मुझे नहीं लगता कि इन दोनों बातों का आपस में कोई भी मेल या संबंध है। नितिन राउत ने देश के सैनिकों को सलाम करते हुए कहा, मैंने हमारे सैनिकों को बधाई दी है और उनके बलिदान को सलाम किया है। उनका साहस और समर्पण न केवल हमारे लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बनेगा। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से अपील की कि वह देश के नागरिकों के कल्याण के लिए जरूरी कदम उठाए और आतंकवाद के खात्मे के लिए आवश्यक कार्रवाई जारी रखे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की ओर से आतंकवादियों के खात्मे और देश के स्वाभिमान को बनाए रखने की समर्थन की भी पुष्टि की। पृथ्वीराज चव्हाण साहेबांनी असं म्हटलेलं आहे की मिशन सिंदूर याला घेऊन कुठेतरी भावनिक सरकार जे आहे भावनिक लाभ घेण्याचा प्रयत्न करत आहे। एक लक्षात घ्या की हे युद्ध हे देशाचं युद्ध आहे आणि या युद्धाला काँग्रेस पक्षाने समर्थन दिलेलं आहे। भावनिक वातावरण तयार करणं आणि आपण देशासाठी लढणं हा वस्तुस्थिती निहाय वेगळा प्रकार असतो। मला तरी वाटतं की या दोन्ही बाबीचा त्या ठिकाणी एक संबंध आहे। काँग्रेस पक्षानं कालच आपली CWCची बैठक घेतली, त्यामध्ये जो निर्णय घेतला, त्यांनी जे समर्थन केलं देशासाठी, देशाच्या सैनिकांना, थोर सैनिकांना ज्यांनी देशासाठी बलिदान दिलं, जे लढतायत त्यांच्यासाठी शुभेच्छा दिल्या, त्यांचं अभिनंदन केलं, तेच भरपूर आहे असं मला या ठिकाणी सांगायचं। सर, हिंदी में बताइए क्या कहेंगे जिस तरीके से पृथ्वीराज चव्हाण जी ने मिशन सिंदूर को लेके कहा है कि सरकार भावनिक लाभ लेना चाहती है इसका। कांग्रेस पार्टी की जो भूमिका है वह भूमिका देश के साथ है, देश के आवाम के साथ है, देश के सेना के साथ है। नौजवान, देश के नौजवान जो बॉर्डर पर देश के लड़ते हैं उनके साथ है। और उसके लिए कल जो बैठक हुई CWC की, बैठक के पश्चात वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बात की है। मैं उनकी बात से सहमत हूँ। क्या कहेंगे जिस तरीके से राज ठाकरे कह रहे हैं कि ऑपरेशन जो स्ट्राइक हुआ है उससे अच्छा जो देश में जो आतंकवादी छुपे हैं उनका कोम्बिंग करना चाहिए। देखिए, यह तो सरकार ने निर्णय करना है। सरकार जनहित में और देश हित में जो आवश्यक होगी वो कदम उठाए। कांग्रेस पार्टी ने सरकार का आतंकियों का खात्मा करने के लिए, देश की आन बान शान को बचाने के लिए समर्थन घोषित किया है। अब डालते हैं नजर एक नागपुर के लालगंज राउत चौक इलाके में आज सुबह अचानक आग लगने की सूचना मिली। आग की लपटों ने इलाकों में अफरा तफरी मचा दी और आसपास के लोग भयभीत हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक आग ने कई दुकानों और आसपास की संरचनाओं को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे संपत्ति का बड़ा नुकसान होने का खतरा जताया जा रहा है। हालांकि दमकल विभाग ने जल्द ही स्थिति पर काबू पा लिया और अब आग पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन दमकल विभाग घटना की जांच कर रहा है। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है ताकि किसी प्रकार का हादसा न हो। इस घटना में किसी के लिए भी, किसी को भी किसी भी प्रकार का हादसा न दिखे। कुठून गाडी कुठची आली आहे आणि काय याला घटना हे सांगा। माझा परिचय दिलीप प्रल्हाद चव्हाण, प्रभारी अग्निशमन केंद्र अधिकारी लक्कडगंज। घटना काय झाली हे पुढे सांगा। घटना आहे 12:23ला आगीच्या कॉलबाबत एक सूचना मिळाली, तेव्हा लक्कडगंज अग्निशमन केंद्राची गाडी निघाली आणि प्रथमेश गारमेंट लालगंज राऊत चौक येथे आग लागल्याबाबत सूचना मिळाली। त्यानंतर लक्कडगंज फायर स्टेशन, कळमना फायर स्टेशन, गंजीपेठ फायर स्टेशन, सुगतनगर फायर स्टेशन अशा 4 फायर स्टेशनच्या 4 गाड्याने घटनास्थळी पोहोचल्या आणि तुरंत आगीवर कंट्रोल मिळवण्यात आले। कारण कितीचं नुकसान झालं असेल काही अंदाजे त्यांच्या माहिती मिळाल्यानुसार 15 लाख अंदाजे नुकसान झाल्याची सूचना मला मिळाली।
कायच्या ना आग लागली काय आग लागण्याचे कारण जे बी मालक आहे त्यांच्यामार्फत शॉर्ट सर्किटच्या अनुषंगाने आग लागल्याचे कळाले. काही जानकारी काही झालं नाही जानची बी काही नुकसान झालं नाही. जसं गारमेंटचं असलं रेडीमेड कपड्याचं दुकान असल्यामुळे पूर्ण कापडाचं नुकसान झालेलं आहे आणि पूर्णपणे झालेलं आहे. हे घटना कुठे झाली आहे? हे लालगंज राऊत चौक इथे झालेलं आहे. सर आता तुम्ही एक आव्हान का करायचं? आता उन्हाळ्याचे दिवस आहे, हे का सेफ्टी ह्याच्या एक तुम्ही का सांगा एक? आता उन्हाळ्याचे दिवस आहे, मी मॉकड्रिलच्या माध्यमातून सर्वांना पण हे सूचना अवेअरनेसचे कार्यक्रम घेत असतो. हर एक फायर स्टेशनमध्ये महिन्याच्या 2-3 अशा मॉकड्रिल आपण घेतो. आम्ही अवेअरनेसचे कार्यक्रम नेहमी आम्ही घेत असतो आणि अवेअरनेससाठी सूचना पण देत असतो. अब डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। विदर्भ और मराठवाड़ा की सीमा पर स्थित प्रसिद्ध सहस्त्रकुंड जलप्रपात पूरी तरह से सूख चुका है। पेनगंगा नदी का जलस्तर घटने के कारण क्षेत्र के लगभग 40 से 50 गांव में गंभीर जल संकट उत्पन्न हो गया। इसके परिणाम स्वरूप ग्रामीणों को पीने के पानी और मवेशियों के लिए पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। मुरली, जेवली, दराटी, चुरमुरा समेत कई गांव के लोग पानी के लिए जूझ रहे हैं और कई बार उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए आंदोलन भी किया, लेकिन अब तक झरने में पानी नहीं आया है। स्थिति ने ग्रामीणों की परेशानियों को और बढ़ा दिया। खासकर गर्मी के मौसम में पानी की भारी कमी हो गई। ग्रामीणों की मांग ईसापुर डैम से पानी छोड़ा जाए। स्थिति को देखते हुए ग्रामीणों ने ईसापुर डैम से पैनगंगा नदी में तत्काल पानी छोड़ जाने की मांग की। उनका कहना है कि अगर पानी छोड़ा गया तो सहस्त्रकुंड जलप्रपात फिर से प्रवाहित हो जाएगा। इस क्षेत्र में पानी की समस्या कुछ हद तक हल हो सकती है। ईसापूर धरणातून सहस्त्रकुंडपर्यंत पाणी सोडावे यासाठी आम्ही वारंवार प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधीकडे मागणी केली. मात्र पाणी ईसापूर धरणाचं वारंवार पैनगंगा नदी पात्रात पाणी न आल्यामुळे सर्व परिसरातील सर्व गावांना आम्हाला भीषण पाणी टंचाई निर्माण होत आहे. यामुळे प्रशासनाने लोकप्रतिनिधी कुठंतरी ईसापूर धरणाचे पाणी सहस्त्रकुंडपर्यंत सोडावे हीच मागणी आम्ही प्रशासनाकडे करत आहोत. कारण की अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई। पाकिस्तान सीज़फायर का उल्लंघन करते हुए भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत पाक को उसी की भाषा में करारा जवाब दे रहा है। इसी बीच राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस ने ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया। सर संघचालक मोहन भागवत ने बयान जारी करते हुए सेना को बधाई दी। इसी के साथ संघ ने यह भी कहा कि कार्रवाई ने पूरे देश के स्वाभिमान और मनोबल को बढ़ाया है। संघ द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि हम पहलगाम में निहत्थे पर्यटकों पर कायरतापूर्ण हमले के बाद पाक प्रायोजित आतंकवादियों और उनके समर्थक तंत्र के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के लिए केंद्र सरकार के नेतृत्व और हमारे सशस्त्र बलों को बधाई देते हैं। हिंदू पर्यटकों के क्रूर हत्याकांड में पीड़ित परिवारों और पूरे देश को न्याय दिलाने की इस कार्रवाई ने पूरे देश के स्वाभिमान और मनोबल को बढ़ाया है। हम इस बात से पूरी तरह सहमत है कि पाकिस्तान में आतंकवादियों और उनके बुनियादी ढांचे और सहायक प्रणालियों के खिलाफ की जा रही सैन्य कार्रवाई देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक है और अपरिहार्य है। राष्ट्रीय संकट की इस घड़ी में पूरा देश पूरी भावना और कार्रवाई के साथ सरकार और सशस्त्र बलों के साथ खड़ा है। हम भारत की सीमा पर धार्मिक स्थलों और नागरिक बस्तियों पर पाकिस्तानी सेना द्वारा किए जा रहे हमलों की निंदा करते हैं और इन बर्बर अमानवीय हमलों में पीड़ित परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं। अब आगे डालते हैं नजर दूसरी खबर पर। मानकापुर स्थित रतन नगर परिसर में शुक्रवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब एक कबाड़ी की दुकान में अचानक आग लग गई। इस दुकान के ठीक बगल में एक एलपीजी गैस पंप स्थित होने से स्थिति और भी गंभीर बन गई थी। हालांकि समय रहते अग्निशमन दस्ते ने इस आग पर काबू पा लिया, जिसके चलते बड़ा हादसा टल गया। मानकापुर के रतन नगर परिसर में एजी ट्रेडिंग नाम से कबाड़ी की दुकान है, जहां पर होम अप्लायंसेस, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक आदि स्क्रैप मटेरियल की खरीदी बिक्री की जाती है। एलपीजी गैस पेट्रोल पंप भी वहां मौजूद है। शुक्रवार सुबह कबाड़ी की इस दुकान में अचानक आग लग गई, जिसे देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया गया। इस घटना की सूचना तुरंत परिसर वासियों ने अग्निशमन दस्ते को दी। सूचना मिलते अग्निशमन दस्ते की 3 गाड़ियां मौके पर तुरंत पहुंच गई। दमकल कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पा लिया, जिससे एक बड़े हादसे को टाल दिया गया है।
स्थानीय नागरिकों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि यदि आग गैस पंप तक पहुंचती तो भारी विस्फोट होने की संभावना थी, जिससे जान माल का दोनों का भारी नुकसान होता। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट या किसी ज्वलनशील पदार्थ के कारण आग भड़कने की आशंका जताई रही है। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना अभी तक नहीं मिली है। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे दुनिया भर की तमाम खबरें। तब तक के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।